दोस्तों, मैं रोहित कुमार एवनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ है या नहीं है, क्या ये एक रियल लॉ है या फिर एक वीक लॉ है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को लेकर के तीन तरह का विचार सामने आता है। फर्स्ट, ये एक ट्रू लॉ नहीं है। सेकेंड, ये एक ट्रू लॉ है। एंड थर्ड, ये एक लॉ तो है लेकिन एक वीक लॉ है। ऑस्टिन का कहना है कि ये एक ट्रू लॉ नहीं है बल्कि एक पॉजिटिव मोरालिटी है, जबकि हॉलैंड का कहना है ये एक तरह का कटसी है एंड दिस इज द वेनिशिंग पॉइंट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, जबकि हॉब्स, बेंथम एंड पफेनड्रॉप का कहना है कि दिस इज नॉट लीगली बाइंडिंग, और जब लीगली बाइंडिंग नहीं है तो ये एक ट्रू लॉ नहीं है। रियल लॉ के सपोर्टर है ओपनहाइम, जिनका कहना है कि ये एक ट्रू लॉ है। सर पोलॉक, केल्सन, ब्रायरली, प्रोफेसर हार्ट और स्टार्क का कहना है कि ये एक रियल लॉ है, और यही बात हॉल और लॉरेंस का भी कहना है। जबकि पैटर्न का कहना है कि ये एक लॉ तो है लेकिन वीक लॉ है। अब हम लोग इसके बारे में वन बाय वन चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द रीजन ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन। ये तीन तरह का ओपिनियन क्यों आ रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। जितने भी थिंकर हैं या फिलोसफर हैं, उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को म्युनिसिपल लॉ के साथ कंपैरिजन किया, और हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ वाले वीडियो में इसके बारे में लेंथ एंड ब्रेथ में चर्चा किया था कि आखिर म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ में बेसिक डिफरेंस क्या है। जो डिफरेंस था बेसिकली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को लेकर के, कि म्युनिसिपल लॉ में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होता है, जबकि अगर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में अगर देखा जाए तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तो है लेकिन इनकी अपनी एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन होने के कारण ये उस तरीके से स्ट्रॉन्ग रूप में सामने नहीं आ पाते हैं जैसे म्युनिसिपल लॉ में देखने को मिलता है। सेकेंड, इस डिस्कोर्स का मेन कारण है इंटीग्रल लीगल सिस्टम का अभाव होना, जिसकी वजह से वॉर और आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर दो देश के बीच में या फिर ट्रीटी अगर होती है, उस ट्रीटी का नॉन ऑब्जर्वेंस सामने आता है, और बहुत बार इंटरनेशनल लॉ का ब्लेंट वायलेशन देखने को मिलता है। जबकि जो लोग इस बात के समर्थक हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ है, उनका कहना है कि इंटरनेशनल लॉ का बाइंडिंग फोर्स है सारे नेशंस पे। इनफैक्ट यदि वॉर का भी टाइम है या फिर आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उस वक्त भी इंटरनेशनल लॉ वहाँ काम कर रहा होता है। जहाँ ये लोग बात करते हैं नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ ट्रीटी ऑब्लिगेशन, तो बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि इस ट्रीटी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, और जो इनका मानना है कि इंटीग्रल लीगल सिस्टम के एब्सेंस की वजह से कोई सैंक्शन देखने को नहीं मिलता है, तो काउंटर आर्गुमेंट इसका ये होता है कि सैंक्शन है, और ये सैंक्शन कई तरीके का है। बट इस डिस्कोर्स का मेन रीजन है कि कोई भी पर्सन लॉ को कैसे डिफाइन कर रहा है, इंटरनेशनल लॉ को कैसे डिफाइन कर रहा है, डिफाइन करने का ऑब्जेक्ट क्या है। और इसी कारण जो डेफिनेशन वाले वीडियो में हम लोगों ने लेंथ एंड ब्रेथ में चर्चा किया था डेफिनेशन का, ताकि आप इंटरनेशनल लॉ के नेचर को जान सके। जो दो तरह का स्कूल ऑफ थॉट आया है, ये इंटरनेशनल लॉ के ट्रू नेचर को रिवील करता है, और उसके बेसिस पर अब हम लोग इसे देखते हैं कि क्या ये ट्रू लॉ है या नहीं है। फर्स्ट आर्गुमेंट जो सामने आता है दैट इज इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ ट्रू लॉ, और ये मानना होता है पॉजिटिविस्ट का। इनका कहना होता है कि इंटरनेशनल लॉ ट्रू लॉ नहीं है बल्कि एक पॉजिटिव मोरालिटी है, क्योंकि इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये तीनों ऑर्गन मिसिंग है। जो भी स्टेट इस इंटरनेशनल लॉ में शामिल होते हैं ट्रीटी या कन्वेंशन के द्वारा या फिर कस्टमरी लॉ के द्वारा, दे हैव लिटिल रिस्पेक्ट टू ओबे इट, बिकॉज इसे ओबे करने का उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है, और अगर वो डिसओबे भी करते हैं तो उनके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं है। और इंटरनेशनल लॉ को इम्पोज करने के लिए किसी भी तरह का सुपर नेशनल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल लॉ इन स्टेट्स के ऊपर लीगली बाइंडिंग नहीं है। इस क्रम में सबसे पहला नाम आता है ऑस्टिन का। ऑस्टिन ने कमांड थ्योरी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन, और ये सैंक्शन जो होता है दैट इज बाय द सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी के द्वारा, और ये सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी सॉवरेन होते हैं। और इनका मानना था कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ ट्रू लॉ बट कोड ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड मोरल फोर्स ओनली, और इसी कारण इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी कहा। जो लॉ का डेफिनेशन इन्होंने दिया था, जिसे पॉपुलरली कमांड थ्योरी के नाम से जाना जाता है, इनका कहना है कि इंटरनेशनल लॉ में कमांड ऑफ सॉवरेन मिसिंग है, इसमें सैंक्शन भी मिसिंग है, और आर्बिटर भी इसमें एब्सेंट पाया जाता है। जबकि सर थॉमस हॉलैंड का कहना था कि इंटरनेशनल लॉ इज वेनिशिंग पॉइंट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का कोई लीगल कैरेक्टर नहीं है, और इंटरनेशनल लॉ में जो भी रूल होता है उसे इसकी पार्टीज या तो वॉलंटरीली या हैबिचुअली या कर्टसी के द्वारा फॉलो करती है। सर थॉमस हॉलैंड का कहना था देयर आर थ्री पार्टीज टू लीगल राइट्स, फर्स्ट पर्सन इंटाइटल्ड, सेकेंड पर्सन बाउंड एंड थर्ड आर्बिटर। अगर बात की जाए इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, तो हर कंट्री अपने आप में सॉवरन है, हर स्टेट अपने आप में सॉवरन है, जिसकी वजह से ये दोनों ही पार्टी दे आर जज ऑफ देयर ओन कॉज, और जब वो अपने कॉज के लिए खुद जज हैं तो उस जगह पर जो भी आर्बिटर है दैट इज नॉट अबव द पार्टीज। और इस प्रकार से
जो भी इंटरनेशनल लॉ है दैट इज कंट्राडिक्शन इन टर्म्स। वेनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इनका कहने का मेन कारण ये था कि जब दो पार्टीज के बीच में कंसेंट है और उनके बीच में कर्टसी है तो वहां जूरिस्प्रूडेंस नहीं खोजा जा सकता है। बेंथम, हॉब्स एंड पफेनड्रॉप जैसे थिंकर्स इसके लीगल कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं और इंटरनेशनल लॉ को मेयर मोरल एथिकल रूल्स कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस तरह के नोशन का क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है। फर्स्ट, जो ऑस्टिन ने कमांड थ्योरी दिया था ये इनके टाइम में भी फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया गया था और सबसे पहला विरोध इसमें हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ने किया था, जिनका ये मानना था कि जैसे ही ऑस्टिन कमांड थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो वो एक तरीके से इसके वेरियस फेजेज ऑफ डेवलपमेंट को इग्नोर कर देते हैं। और इसमें एग्जांपल दिया गया था लाइक प्रिमिटिव कम्युनिटी में पहले कोई भी सॉवरेन अथॉरिटी नहीं होता था, उनके बीच में फिर भी एक रूल था, रेगुलेशंस था जो उनके कस्टम्स के द्वारा फॉलो किया जाता था। और अगर बात की जाए इन रूल्स एंड रेगुलेशंस की तो वो बाइंडिंग नेचर का हुआ करता था, रिस्पेक्टिव ऑफ कि वहाँ कोई फॉर्मल अथॉरिटी नहीं थी। इस प्रकार से इनका मानना था कि ऑस्टिन के द्वारा यह कहा जाना कि इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ नहीं है, एक तरीके से कस्टम्स को इग्नोर करना हुआ जो कि सोर्स ऑफ लॉ है। और यदि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को कंसीडर किया जाए तो ये मानना उचित होगा कि इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ। सेकंड क्रिटिसिज्म था ऑस्टिन डेफिनेशन डज नॉट कवर दैट पार्ट ऑफ म्युनिसिपल लॉ विच इज अनरिटन और ओनली कस्टमरी, और ये बात कहना था ओपनहाइम का। जबकि ऑस्टिन के सैंक्शन को लेकर के हार्ट का कहना था कि ऑस्टिन का ये थ्योरी उसी जगह प्रिवेल कर सकता है और लागू हो सकता है जहां पिनल लॉ एग्जिस्ट कर रहा हो, और जिस जगह पर पिनल लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वहां इनकी थ्योरी फेल हो जाती है। जबकि ब्रायरली का कहना था कि इंटरनेशनल लॉ को ब्रांच ऑफ एथिक्स कहना ये अपने आप में पेडांटिक है, बिकॉज हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ वाले वीडियो में चर्चा किया था कि इंटरनेशनल मोरालिटी क्या होता है और इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल मोरालिटी दोनों अलग अलग है। जहां पर कि हम लोगों ने देखा था कि इंटरनेशनल लॉ कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम इंटरनेशनल मोरालिटी, लेकिन इसका मतलब कहीं ये नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनेशनल मोरालिटी। सर फ्रेडरिक पोलक का कहना था The only essential condition for the existence of a law are the existence of a political community. It means कि पहला जो एसेंशियल कंडीशन है दैट इज पॉलिटिकल कम्युनिटी वहां होना चाहिए। सेकेंड, फिर उनका कहना था एंड रिकॉग्निशन बाय इट्स मेंबर, जो भी लॉ है दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स मेंबर। देन इनका कहना था ऑफ सेटल्ड रूल बाइंडिंग अपॉन देम इन दैट कैपेसिटी, कि ये जो भी रूल है ये बाइंडिंग नेचर का होना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ सिम्स ऑन द होल टू सेटिस्फाई दिस कंडीशंस, और इंटरनेशनल लॉ इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है बिकॉज यहाँ पर पॉलिटिकल कम्युनिटी है, जो नेशंस है या स्टेट है, और इन नेशंस और स्टेट के द्वारा जो भी रूल बनाया गया है उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है और ये बाइंडिंग नेचर का होता है। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल लॉ के इन तीनों पैरामीटर को कवर करता है। जैसे ऑस्टिन का कहना था कि इसका बाइंडिंग फोर्स नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ कोई सैंक्शन नहीं है, तो इस पर क्रिटिसिज्म यह है कि इसका बाइंडिंग फोर्स है एंड देन कैन नॉट बी डाउटेड, और ये बाइंडिंग इप्सो फैक्टो बाइंडिंग है। इन पार्टीज के द्वारा जो कंसेंट दिया जा रहा है उससे ऑब्लिगेशन अराइज होता है जो कि बाइंडिंग होता है। इन पॉलिटिकल कम्युनिटी का जो जनरल विल है वो भी बाइंडिंग होता है, और उसके अलावा आईसीजे के द्वारा जो इंस्टीट्यूट दिया गया है वो भी बाइंडिंग नेचर का होता है। अब जहां ऑस्टिन ने कमांड थ्योरी में सैंक्शन के बारे में बात की थी, उसका काउंटर आर्गुमेंट ये है कि इंटरनेशनल लॉ में भी सैंक्शन है, और ये सैंक्शन स्टेट के द्वारा हो सकता है, ग्रुप्स के द्वारा हो सकता है, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सैंक्शन भी हो सकता है, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल सैंक्शन भी हो सकता है। यूएन चार्टर का चैप्टर 7 इन्फोर्समेंट एक्शन ये सैंक्शन पर ही है कि अगर किसी भी रूल का वायलेशन होता है तो उस कंडीशन में कौन सा सैंक्शन लगाया जा सकता है। इंटरनेशनल लॉ में पहले रिप्रेजल के बारे में बात होती थी, जो बाद में सेल्फ हेल्प के बारे में बात होने लगी। ये भी एक सैंक्शन का ही रूप था। सर्टेन कंडीशन में फोर्स का भी यूज किया जा सकता है, जो एक तरह का सैंक्शन है। किसी पार्टी के द्वारा यदि कोई लीगल रॉन्ग किया जाता है तो उसका काउंटर मेजर भी यहाँ अपनाया जाता है। समटाइम्स ये काउंटर मेजर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट या ब्रेकिंग ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज के रूप में भी देखा जा सकता है। दो नेशंस या स्टेट के बीच में यदि किसी भी तरह का कोई डिसएग्रीमेंट या डिस्प्यूट होता है तो उसका रेजोल्यूशन निगोशिएशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, कमीशन इंक्वायरी या जुडिशियल सेटलमेंट के द्वारा किया जा सकता है। यदि इसके द्वारा नहीं होता है और कोई एक पार्टी मानने से इनकार कर देती है, उस कंडीशन में भी सैंक्शन लगाया जाता है, और ये सैंक्शन हो सकता है कि उस पर्टिकुलर नेशन या स्टेट का मेंबरशिप खारिज कर दिया जाए। समटाइम्स एडोमिनेशन बाय एडवर्स पब्लिक ओपिनियन के द्वारा भी सैंक्शन लगता है। जैसे कुछ संस्था है जो उस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में एडवर्स पब्लिक ओपिनियन वर्ल्ड लेवल पर जारी करती है, जिसमें एशिया वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस ये सारी संस्थाएं आती हैं। और कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट निगेटिव पब्लिसिटी से अपने आप को हमेशा बचाता है, क्योंकि निगेटिव पब्लिसिटी
इज एडवर्सली अफेक्टिंग इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। इसके अलावा इकोनॉमिक सेंक्शन भी लगाया जाता है, जैसे अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा अमेरिका के द्वारा चाइना पर कुछ सेंक्शन लगाया गया। अब जहां तक इनका मानना है कि कोई आर्बिटर नहीं है, तो ये भी अपने आप में गलत धारणा है, क्योंकि 1921 में पीसीआईजे बन चुका था और यही 1947 में आईसीजे के रूप में कन्वर्ट होता है। हालांकि ये बात सही है कि आईसीजे का हर डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता है, बट सर्टेन केसेस में ये बाइंडिंग होता है। अब जिन थिंकर का ये कहना था कि इट इज मेयर पॉजिटिव मोरालिटी, तो उनके लिए आर्गुमेंट आपको ये होता है कि जहां पर बात की जाती है मोरालिटी की, दैट इज ब्रांच ऑफ एथिक्स, और यहाँ पर अप्लाई होता है कंसाइंस ओनली, और जहां कंसाइंस के बारे में बात होती है वहां पर एक्सटर्नल फोर्स से उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। जबकि अगर रूल के बारे में बात की जाए तो दो तरीके का रूल होता है, फर्स्ट रूल बेस्ड ऑन मोरालिटी एंड सेकेंड रूल ऑफ लॉ। जो रूल मोरालिटी की होती है उसमें कॉमन कंसेंट ऑफ कम्युनिटी तो होता ही है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट नहीं किया जाता है, बल्कि इट इज अ मैटर ऑफ कंसाइंस ओनली। जबकि रूल ऑफ लॉ में भी कॉमन कंसेंट ऑफ कम्युनिटी की बात होती है, लेकिन यहाँ पर उस रूल को इन्फोर्स करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स का यूज किया जाता है। अब अगर बात की जाए कि अगर ये मोरालिटी है और ये रूल ऑफ लॉ है, इन दोनों के बीच में जो कॉमन है दैट इज कॉमन कंसेंट ऑफ कम्युनिटी, जो दोनों में देखने को मिलता है। बस इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है दैट इज मोरालिटी में कंसाइंस का यूज होता है, जबकि रूल ऑफ लॉ में एक्सटर्नल फोर्स का यूज होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में सर पोलक का कहना था कि इंटरनेशनल लॉ जनरल फीलिंग ऑफ राइटनेस को अपील नहीं करता है, बट जो भी अब तक प्रेसिडेंट चला रहा है, ट्रीटीज है या ओपिनियन ऑफ स्पेशलिस्ट है, इसे अपील करता है। जबकि प्रोफेसर हार्ट का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टी इंटरनेशनल लॉ के रूल को अबाइड ना करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बट इट डज नॉट मीन दैट लॉ इज मोरालिटी। और अगर दो पार्टी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो दैट इज अ मैटर ऑफ प्रेसिडेंट, ट्रीटी एंड जस्टिस राइटिंग। जस्टिस ग्रे का कहना है कि इंटरनेशनल लॉ में भी जो रूल होता है दैट इज ए क्लियर फिक्स्ड लाइक रूल ऑफ म्युनिसिपल लॉ। इनका कहना होता है इंटरनेशनल लॉ इज अ पार्ट ऑफ आवर लॉ and must be ascertained and administered by court of justice of appropriate jurisdiction as often as question of right depending upon it are duly presented for their determination। इस प्रकार से जिन लोगों का यह मानना है कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ नहीं है, ये अपने आप में एक गलत धारणा है। अब जिन लोगों का ये मानना है कि इंटरनेशनल लॉ इज अ रियल लॉ और अ ट्रू लॉ, उसके पीछे वो लॉजिक देते हैं। वो सारे लोग जो इंटरनेशनल लॉ को म्युनिसिपल लॉ से कंपेयर करते हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि म्युनिसिपल लॉ एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, जबकि इंटरनेशनल लॉ एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। तो इस प्रकार से इन दोनों को कंपेरिजन करना अपने आप में एक बेसलेस बात है। और जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले चर्चा किया था कुछ डेफिनेशन में, वहाँ हम लोगों ने देखा था कि एसेंशियल कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ, इसके लिए जरूरी है तीन चीजों का होना। फर्स्ट, वहाँ एक पॉलिटिकल कम्युनिटी या कम्युनिटी होनी चाहिए। सेकेंड, वहाँ एक बॉडी ऑफ रूल्स होना चाहिए। थर्ड, इस रूल को लेकर के कॉमन कंसेंट होना चाहिए। और जब बात की जाती है कॉमन कंसेंट की, तो उसमें दो चीजें शामिल होती है। फर्स्ट, वहाँ के मेंबर के द्वारा उसे रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, और रिकॉग्नाइज करने के बाद वो बाइंडिंग नेचर का हो जाता है। इन 4 एलिमेंट्स के बारे में सर पोलॉक ने चर्चा की थी, जबकि ओपेनहाइम की डेफिनेशन से ये तीन चीजें सामने आती है। प्रोफेसर स्टार्क का मानना होता है कि जैसा हम लोगों ने चर्चा किया था हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट में, कि बहुत सारा ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता है जहां कोई फॉर्मल लेजिस्लेशन नहीं है, कोई फॉर्मल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं है, उसके बावजूद वहां पर लॉ एग्जिस्ट करता है। और अगर बात की जाए लेजिस्लेशन अंडर इंटरनेशनल सिस्टम की, तो यहाँ पर ट्रीटीज एंड कन्वेंशन बाइंडिंग अथॉरिटी होता है। 1945 के बाद यूएन के फॉर्मेशन के बाद इंटरनेशनल लॉ को ट्रू लीगल अथॉरिटी मिल जाती है। हॉल एंड लॉरेंस का कहना होता है लॉ कैन नॉट बी लिमिटेड टू रूल्स ऑफ कंडक्ट इनेक्टेड बाय सॉवरेन अथॉरिटी, क्योंकि हम लोगों ने अभी इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया है कि सॉवरेन अथॉरिटी का होना जरूरी नहीं है वहां पर लॉ को लेकर के, क्योंकि प्रिमिटिव सोसाइटी में या उससे पहले जब कोई भी सॉवरेन अथॉरिटी या फॉर्मल लीगल अथॉरिटी नहीं थी, उसके बावजूद वहां पर लॉ एग्जिस्ट करता था। पैटर्न जैसे थिंकर का मानना था कि इंटरनेशनल लॉ तो है, लेकिन ये एक वीक लॉ है, और उसके पीछे उनका आर्गुमेंट वही था जो ऑस्टिन का था, क्योंकि इन लोगों ने भी कंपैरिजन किया इंटरनेशनल लॉ को म्युनिसिपल लॉ से। लाइक पैटर्न का कहना था कि ये एक वीक लॉ है, क्योंकि जिस तरीके से म्युनिसिपल लॉ में एक पार्लियामेंट होता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है, गवर्नमेंट होता है, जुडिशरी होती है, वैसे अगर देखा जाए वर्ल्ड लेवल पर कोई वर्ल्ड पार्लियामेंट नहीं है, ना ही वर्ल्ड एग्जीक्यूटिव है, ना ही वर्ल्ड गवर्नमेंट है, और ना ही इनकी अपनी कोई मिलिट्री है जिसे कि सुपर मिलिट्री फोर्सेस कहा जा सके इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी रूल ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। साथ ही साथ इनका कहना होता है कि जब ऑलरेडी स्टेट और नेशन अपने आप में सॉवरेन है और वहाँ नेशनलिज्म की फीलिंग परसिस्ट कर रही है, तो उस कंडीशन में अपनी सॉवरेनिटी को वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कैसे रख सकते हैं, और जब नहीं रख सकते हैं तो ये वीक करता है इंटरनेशनल लॉ को। तो इंटरनेशनल लॉ में क्या वीकनेस है,
इसके बारे में इन्होंने सेम बात कहा था कि सेंट्रल लेजिस्लेशन यहाँ नहीं है, कोर्ट ऑफ यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन यहाँ नहीं है, कोई भी इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है और इंटरनेशनल लॉ के रूल को इन्फोर्स करने के लिए कोई भी इन्फोर्समेंट मशीनरी नहीं है, जिसकी वजह से इन्फोर्समेंट मेजर इफेक्टिव नहीं है। यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल के एग्जिस्टेंस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क करते हुए इनका कहना होता है कि ये बहुत ही स्मॉल बॉडी है, इसमें यूनिवर्सली रिप्रेजेंटेशन नहीं है और अगर बात की जाए इसके मेंबर के पावर के बारे में तो वो भी इक्वल नहीं है बल्कि अनइक्वल है। इसमें 5 अस्थायी मेंबर हैं और 10 अस्थायी मेंबर। जो भी परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो पावर होता है। इट मींस यदि कोई भी बात मेजोरिटी वोट के बेसिस पर भी अगर सामने रखी जाए तो इन 5 परमानेंट मेंबर्स में से अगर कोई भी एक मेंबर वीटो पावर करता है तो उस कंडीशन में बाकी लोगों के द्वारा कंसेंट की गई बातें और रिजोल्यूशन धरी की धरी रह जाती है, उसका कोई मायने नहीं रखता है। तो इस प्रकार से जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है वो अपने आप में एक फॉल्टी कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी कंट्री पहले अपने म्युनिसिपल लॉ को वरीयता देती है और जब अपने म्युनिसिपल लॉ को प्रायोरिटी देती है तो उस कंडीशन में इंटरनेशनल लॉ सबड्यूड हो जाता है। और यही कारण है कि इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड लॉ होने के बावजूद इंटरनेशनल लॉ का फ्रिक्वेंटली वायलेशन देखने को मिलता है। दो कंट्रीज के बीच में वॉर या एग्रेशन होता है, जैसे रिसेंटली आपने रशिया और यूक्रेन का देखा था। इंटरनेशनल लॉ के रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर के एम्बिग्विटी और अनसर्टेनिटी बनी हुई है और यदि इंटरनेशनल लॉ को स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट किया जाए तो बाकी कंट्री के सॉवरेनिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो ये सारा का सारा रीजन है जिसकी वजह से इंटरनेशनल लॉ को एक स्ट्रांग लॉ नहीं कहा जा सकता है। लॉ तो है पर वो एक वीक लॉ है। तो इन नटशेल अगर बात की जाए कि इंटरनेशनल लॉ क्या है तो जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है उससे जो सामने आता है वो ये है कि इंटरनेशनल लॉ है, इसे म्युनिसिपल लॉ से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है क्योंकि म्युनिसिपल लॉ का नेचर सेंट्रल अथॉरिटी का है जबकि इंटरनेशनल लॉ डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी पर काम करती है। जब दोनों का बेस ही डिफरेंस है तो उस कंडीशन में दोनों को कंपैरिजन करना अपने आप में एक बेईमानी है। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग चर्चा करेंगे कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में कि कोडिफिकेशन का हिस्ट्री क्या था, कैसे कोडिफिकेशन चालू किया गया, इसका मेरिट्स क्या है और डिमेरिट्स क्या है। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी, हैव अ नाइस टाइम। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो with needy one. Thank you for watching videos. Thanks a lot.